हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंद किशोर शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप का फाउंडर हूं। अपनी टीम से आप लोगों को परिचय करवा दूं तो ये मैं हूं नंद किशोर। अभिषेक मिश्रा सर है मेरी टीम में, राकेश ठाकुर सर है, विजेंद्र सिंह सर है, सचिन मित्तल सर है, भानु प्रताप सर है, आशीष कुमार सर है, रोहित पांडे सर है और भी हमारी टीम के लोग हैं जो आपको जो है सहायता करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8860792973। टेलीग्राम आईडी है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि इधर बीच में मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था, लेकिन जो है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम जैसे घर के कुछ सदस्यों का बीमार हो जाना, आप लोग जानते ही हैं। कोरोना नामक एक महामारी जो है कि विदेशी माफियाओं के द्वारा लाई गई है। खैर वो जो है लाई गई है क्या नहीं है वो अलग बात है। तो उसकी वजह से कुछ सदस्यों को जो है कि काफ़ी प्रॉब्लम जो है झेलना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा मतलब कि पूरा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। तो अब जो है कि काफ़ी लोग जो है रिकवर हो चुके हैं और मैं जो है कि कोशिश करूँगा कि मेरी जो है वीडियो कंटिन्यू पड़े। तो मैं जो है इसी उम्मीद के साथ जो है कि फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस समय हम जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं। और भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, मैं थोड़ा सा जो है आपको रिवाइज करवा दूँ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें मैंने आपको बताया है पुर्तगाली आ चुके हैं। यहाँ पे पुर्तगाली आ चुके हैं। वहाँ उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसाई है, क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से वो धीरे धीरे कमज़ोर हुए हैं, ये सारा चीज़ हमने आपसे चर्चा कर दिया है। फिर उसके बाद इस समय हम डचों को पढ़ रहे हैं और डचों में मैंने बताया है कि किस प्रकार से डचों ने अपनी पूरब की तरफ जो व्यापारिक यात्राएं हैं वो शुरू की थी। और उसमें देखेंगे कि जो उन्होंने व्यापारिक यात्राएं शुरू की थी तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया था। यहाँ ये मान लीजिए आप दूसरे पेज पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका भारत है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो द्वीप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका पुर्तगाल और स्पेन है। अब जो है मैप में देखिएगा वहीं पे हॉलैंड है, तो हॉलैंड के निवासी को ही जो है कि डच कहा जाता है। तो डच जो है सबसे पहले क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में मैंने बताया था जो है यूगोन लिंसांतर आया था 1583 से 1589 के बीच में। और ये जब जाके एक जो है पुस्तक लिखता है तो पश्चिमी यूरोप में तहलका मच जाता है। और इसके बाद जो है आप देखते हैं पूरब की तरफ उनकी यात्राएं शुरू हो जाती है। और जब पूरब की तरफ यात्राएं शुरू होती है तो आप जानते हैं 1595 में जो है कि इधर की तरफ यात्राएं शुरू होती हैं। और जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जैसे आम्बोयाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, मलक्का हो गया, इन सारे देशों में वो जो है अपनी यात्राएं करते हैं। और 1595 से लेकर 1602 ईस्वी तक आप देखेंगे लगभग 15 जो है व्यापारिक यात्राएं वो कर देते हैं। और ये व्यापारिक यात्राएं इतनी लाभदायक होती है कि वहाँ की संसद, जो हॉलैंड की संसद है, वो एक बिल पारित करती है, एक जो है कानून लाती है। और उसके तहत वो क्या करती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है 1602 ईस्वी में। और इस कंपनी का मैंने आपको नाम बताया था, इस कंपनी का ओरिजिनल नाम है बेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ये आपसे पूछता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम, पुर्तगाली कंपनी का ओरिजिनल नाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम, ये आपसे पूछता है। आप लोग जो है रख लीजिएगा। मैं आपको जो है कि कहानी और एक फ्रेम बनाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको इतिहास में कहीं पे दिक्कत न हो। आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो कंपनी बनी थी वो एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। आपको बता दे रहा हूँ कैसी कंपनी थी। ये एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। निजी व्यापारिक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यापारिक कंपनी थी। अर्थात इसमें व्यापारियों का पैसा लगा हुआ था और जो शेयर लगे हुए थे, जो आप इन्वेस्ट करते थे उस समय, आप जानते हैं कि उस समय इसने जो है कि जो शेयर दिया था पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है कि लाभांश जो है इसने दिया था। ठीक है ना, कितना दिया था कितना नहीं दिया था ये जो है हम बाद में देख लेंगे। और इसको जो वो क्या बोलते हैं, इस कंपनी के जो चलाने वाले थे 17 निदेशक मंडल थे। ठीक है ना, बस इतना आप लोग जान लीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। 17 जो है कि निदेशक मंडल इसको जो है कि चला रहे थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है उस समय
जो व्यापारिक इतिहास है उस समय का, व्यापारिक इतिहास उसमें सबसे ज़्यादा ये लोगों को लाभांश देती थी। जैसे मान लो अगर आपने अपना शेयर दिया है, मान लो 100 रुपया आपने लगाया है, तो ये 18% तक जो है आपको लाभ देती थी। बहुत ज़्यादा जो है कि लाभ ये आपको देती थी, यानी सबसे ज़्यादा लाभांश देने वाली यही कंपनी थी उस समय के इतिहास में। खैर इतना नहीं पूछेगा, अगर आपका मतलब कि हिस्ट्री ऑप्शनल होगा या आप जो है नेट देना चाहेंगे या क्या बोलते हैं ये प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम देंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इतना जो है पूछा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं कि जब ये कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने के बाद ये कहाँ कहाँ पे अपनी जो है व्यापारिक कोठियाँ जो है खोलते हैं, किस प्रकार से ये कहाँ पे अपनी कोठियाँ खोलते हैं, तो उसको हम जो है देख लेते हैं। इनकी पूर्व की तरफ क्या गतिविधियाँ रही हैं, तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं। तो पॉइंट आप लोग बना के लीजिएगा, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यापारिक कंपनी थी, एक निजी व्यापारिक कंपनी थी और इसकी अगर पूर्व की तरफ आप देखेंगे, पूर्व की तरफ इसकी गतिविधियों को देखेंगे, इसकी गतिविधियां, तो इसमें कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप जानते हैं 1605 में इन्होंने क्या किया कि जो पुर्तगाली थे, चूँकि पुर्तगाली बहुत पहले आ चुके हैं, 1498 में आ चुके हैं और धीरे धीरे वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर जो है कि अपने व्यापारिक कोठियाँ जो है बना चुके हैं। तो 1605 में इन्होंने पुर्तगालियों से आम्बोयाना जीत लिया है। आम्बोयाना का मतलब है इंडोनेशिया, यानी आम्बोयाना पहले पुर्तगालियों के पास था, बाद में जो है कि डचों ने क्या किया, इसको जीत लिया है 1605 ईस्वी में। और जब ये जीत लेंगे तो वहाँ पे जो है अपनी कोठियाँ बनाएंगे, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाएंगे। फिर नंबर 2 है इनका जो है कि 1619 ईस्वी में जकार्ता पर ये अधिकार कर लेते हैं, जकार्ता पर अधिकार कर लिया और जकार्ता में एक उन्होंने बैटविया नामक नगर बसाया, ठीक है। फिर उसके बाद 1641 ईस्वी में इन्होंने मलक्का पे कब्जा कर लिया है, मलक्का पर कब्जा, ध्यान रखते चलिएगा, कब्जा कर लिया है। फिर 1658 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में जो अंतिम पुर्तगाली बस्ती है और उसका नाम है सीलोन, जो वर्तमान का श्रीलंका है उसको सीलोन भी कहते थे, ठीक है ना। ये पुर्तगालियों की अंतिम बस्ती है और इस पे भी क्या कहते हैं, डच कब्जा कर लेते हैं, डचों का कब्जा हो। तो ये आप देख रहे हैं कि 1600 ये देखो भारत है, भारत को छोड़ के इन्होंने कहाँ कहाँ पे जो है कि डचों ने अपना ध्यान लगाया है, तो आम्बोयाना यानी इंडोनेशिया पे लगाया है, जकार्ता, मलक्का, सीलोन, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। 1605 ईस्वी में आप देख रहे हैं पुर्तगालियों से ये आम्बोयाना यानी इंडोनेशिया जीत ले रहे हैं डच। 1619 ईस्वी में जकार्ता पे अधिकार कर ले रहे हैं और बेटविया नगर नामक एक नगर बसा रहे हैं। 1641 में मलक्का पे भी कब्जा कर ले रहे हैं और 1658 में सीलोन पे कब्जा कर ले रहे हैं डच। और सीलोन क्या है, पुर्तगालियों की अंतिम बस्ती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कि ये तो दक्षिण पूर्व एशिया में हो गया, और अगर देखा जाए तो ये जो आपका डच है, ये जो आपका इंग्लैंड है, इससे ये सब पूरब में है, तो भारत भी पूरब में होगा और दक्षिण पूर्व एशिया ये भी देश इसके पूरब में होंगे। तो ये तो हमने दक्षिण पूर्व एशिया में देख लिया कि यहाँ पे इनकी क्या गतिविधियाँ रही है। अब हम आ जाते हैं भारत की तरफ, क्योंकि हमें जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है भारत का इतिहास भी देखना जरूरी है कि भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी बस्तियां बसाई है और किस प्रकार से ये भारत में सफल होते हैं या असफल होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आ जाते हैं भारत में, देखते हैं भारत में डचों की क्या कंडीशन रही है। तो भारत में पहली डच व्यापारिक कोठी, भारत में डच कोठियां, तो सबसे पहले आप जानते हैं भारत में इन्होंने जो है, भारत में डचों की पहली कोठी है मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में,
1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम है कहाँ पे? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। आप लोग जाके मैप देख लीजिएगा, मैप आप लोग जरूर लेके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में डचों की पहली भारत में कोठी बनती है। फिर दूसरी वहीं पे बनती है पित्तोपोली में, दूसरी कोठी इनकी, दूसरी कोठी पित्तोपोली में, पित्तोपोली, ये भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। फिर अगली बनती है, पहली कोठी मछलीपट्टनम में, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पहली कोठी पूछता है, ठीक है। फिर अगली महत्वपूर्ण कोठी, अगली महत्वपूर्ण कोठी, कोठी पुलिकट में बनती है 1610 ईस्वी में, 1610 पुलिकट, मद्रास में, ठीक है। यहाँ पे मैं मैप बना दे रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मछलीपट्टनम है, यहीं पे पित्तोपोली है, और थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका पुलिकट है, मद्रास है। 1610 में ये भी कोठी बनती है। अब जो है कि ये देखिए 1617 ईस्वी में यहाँ पे सूरत है आपका, 1617 ईस्वी में सूरत, गुजरात में इनकी कोठी बनती है, गुजरात। और ये सर्वाधिक लाभ कमाने वाली थी, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली कोठी है मछलीपट्टनम में, और सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कौन सी है? सूरत में है, ठीक ना। सर्वाधिक लाभ कमाने वाली, सर्वाधिक लाभ कमाने वाला। अब ये देखिएगा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे इनकी कोठियां बन रही है, पहले आप देखेंगे कि पुर्तगाली पहुंच चुके हैं, बाद में अंग्रेज भी पहुंचेंगे, और बाद में फ्रांसीसी भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। और ये जो सूरत में बनी है, वान रवे स्टेयन के नेतृत्व में बनी है, वान रवे स्टेयन के नेतृत्व में जो है सूरत में ये कोठी बनी है, ठीक है। और सूरत में जो है कि क्या है? सर्वाधिक लाभ कमाने वाला सूरत केंद्र है, ठीक है। अब आ जाते हैं अन्य कोठियां, ये गुजरात में कौन कौन सी बनी है? अन्य कोठियां गुजरात में ही, गुजरात में तो ये भड़ोच है, भड़ोच है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद इत्यादि। फिर और कोठियां कहाँ पे बनती है? ये तो देखो सूरत हो गया, गुजरात में हो गया, आपने मछलीपट्टनम देखा, पित्तोपोली देखा, पुलिकट देखा, सूरत देखा, भड़ोच देखा, अहमदाबाद। अन्य कोठी आप देखेंगे बिमलीपट्टनम है, बिमलीपट्टनम। अब ये नाम आप लोगों को इसलिए याद होना चाहिए, बिमलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, आपका भड़ोच, अहमदाबाद, पुलिकट, ये इसलिए सूरत, ये इसलिए नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप देखेंगे कि जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा जाएगा तो इन नामों का जो है कि बहुत बहुत महत्व है वहाँ पे। बिमलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में भी कोठी बनती है 1641 ईस्वी में। और 1641 में मैंने बताया था कि उधर कहाँ हो रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया, मलक्का को जीता जा रहा है, ठीक है ना। बंगाल में भी इनकी फैक्ट्री बनती है, बंगाल में, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 में बनती है, 1627 में पिपली में, कहाँ पे? पिपली, ठीक है। और 1653 ईस्वी में बंगाल में ही चिंसुरा में फैक्ट्री बनती है, चिंसुरा, हुगली नदी के किनारे, हुगली में, हुगली में। और यहीं पे चिंसुरा में ही आप जानते हैं गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण होता है, गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किसके द्वारा? डचों के द्वारा, ठीक है। अन्य कोठियां इनकी कहाँ कहाँ पर हैं बंगाल में? तो आप जानते हैं कासिम बाजार, कासिम बाजार। फिर पटना है, ये जो है बंगाल में तो नहीं है, पटना। बालासोर है, बालासोर उड़ीसा में। तथा नागपत्तनम, नागपत्तनम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि भारत में इनकी कोठियां बनती है, ठीक है ना। और फिर 1663 ईस्वी में
1663 ईस्वी में कोचीन में भी ये अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं, कोचीन में। और कोचीन में आप जान रहे हैं उस समय प्रभाव किसका था, पुर्तगालियों का, ठीक है ना। तो कोचीन में कोठी बनती है, कोठियां बनाई जाती है, ठीक है ना। और किसको जो है प्रभावहीन करते हुए, पुर्तगालियों को प्रभावहीन करते हुए, ठीक है। 1663 में ही आगरा में कोठियां बनाते हैं, आगरा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं भारत के किन किन जगहों पे जो है कि इनकी कोठियां बन रही है। तो ये देखो आपका मछलीपट्टनम, पित्तोपोली, पुलिकट, सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, इधर बिमलीपट्टनम, बालासोर, पटना, कासिम बाजार, ये आपका हुगली, पिपली, ये सारी जगहों पे, फिर कोचीन में, आगरा में, इन जगहों पे इनकी कोठियां बनती है। और इनका जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ रहा है। तो 1605 ईस्वी से लेकर 1610 ईस्वी तक मछलीपट्टनम में रहा है इनका प्रभाव, प्रमुख जो है कि व्यापारिक केंद्र रहा है मछलीपट्टनम। 1610 से लेकर 1690 ईस्वी पुलिकट में रहा है, पुलिकट मद्रास। और 1690 से लेकर 1759 ईस्वी नागपट्टनम में रहा है, नागपट्टनम, ठीक है। नागपट्टनम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु। तो ये आप देख रहे हैं भारत में डचों की प्रमुख व्यापारिक कोठियां। अब देखो भारत में डच आ चुके हैं, अपनी कोठियां इन्होंने बसा लिया है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि डचों के जस्ट बाद जो है कि अंग्रेज भारत में आते हैं। 1605 में डच आते हैं और 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आ जाते हैं। शुरू में अंग्रेज और डच आपस में जो है मिलकर पुर्तगालियों से सामना करते हैं, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप है वहां पे। बाद में कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि जो डच है और अंग्रेज, इन दोनों में ही प्रतिस्पर्धा होने लगती है, प्रतिद्वंदिता होने लगती है, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा कि भारत में अंग्रेज सफल हो जाते हैं और डचों को यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में डच जो है कि सफल हो जाते हैं और वहां से अंग्रेजों को बाहर कर दिया जाता है। तो उसको हम जो है दिखा रहे हैं आंग्ल और डच संघर्ष के रूप में, ठीक है। तो अगला हमारा जो है कि ये टॉपिक है आंग्ल डच संघर्ष। आंग्ल डच संघर्ष। अब कैसे है आंग्ल डच संघर्ष, इसको हम जो है थोड़ा सा आपको जो है बता दे रहे हैं। आंग्ल डच संघर्ष, आंग्ल मतलब अंग्रेज, डच मतलब कि हॉलैंड के जो निवासी है, डच संघर्ष, ठीक है। अब देखो भारत में डच आ चुके हैं, भारत में पहले से पुर्तगाली है, बाद में अंग्रेज भी आते हैं। और जो है शुरू में क्या होता है कि ये दोनों जो है मिल के जो है कि पुर्तगालियों से संघर्ष करते हैं। कौन कौन, अंग्रेज और डच। यानी प्रारंभ में इनके संबंध कैसे थे, प्रारंभ में संबंध मैत्रीपूर्ण थे, मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता वाले थे। और मित्रतापूर्ण होने के कारण क्या थे कि दोनों ही प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। आप लोग जानते हैं जो ईसाई धर्म है उसमें जो है कि दो शाखाएं हैं, एक प्रोटेस्टेंट धर्म है और एक जो है कैथोलिक धर्म है। तो डच और अंग्रेज किसको मानने वाले थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को। और वहीं पे जो स्पेन था और जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल, ये दोनों किस धर्म को मानने वाले थे, तो ये दोनों कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, कैथोलिक। तो जाहिर सी बात है जब धार्मिक विचारधारा मिलेगी तो मैत्रीपूर्ण संबंध भी होगा। तो दोनों जो है कि क्या है, आंग्ल और डच क्या है, शुरू में जो है मित्रता के संबंध थे। और स्पेन और पुर्तगाल क्या थे, इनके दुश्मन थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है कि आपस में जो है कि उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ठीक ना।
यानी प्रारंभ में डच और अंग्रेज जो है कि क्या करेंगे, मिलकर सामना करेंगे पुर्तगालियों का, मिलकर सामना करेंगे पुर्तगालियों का। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। आप लोग जो है कि कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियो आपको बना के दूँ। पूरा लगभग जो है 60 से 70% जो है यूपीएससी की तैयारी जो है कि और पीसीएस की तैयारी मैं जो है कि अकेले जो है करवा दूंगा आपको। बाकी मेरी और टीम है, वो लोग जो है आपको मदद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रारंभ में दोनों ने क्या किया, मिलकर जो है पुर्तगालियों का विरोध किया, और जो है कि और जैसे जैसे पुर्तगाली कमजोर होते जाएंगे, पुर्तगाली जब कमजोर होंगे तो अंग्रेज और डचों में संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक जो प्रतिद्वंदी है वो बाहर चला गया, ठीक ना। पुर्तगाली जो है कि धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे, तो अंग्रेज और डच आपस में क्या करेंगे, अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू कर देंगे। और उसी बीच में अंग्रेज क्या करते हैं, इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, 1604 ईस्वी में स्पेन से संधि कर लेते हैं। यानी अंग्रेजों ने स्पेन से संधि कर लिया, जिससे क्या है कि एक अविश्वास का माहौल पनपा किसके बीच में, अंग्रेजों और डचों के बीच में। और ये दोनों क्या है, आपस में जहां मित्र थे वहीं पे जो है कि मन में जो है एक शंका पैदा हुई, और क्या हुआ है, दोनों जो है कि आपस में दुश्मनी जो है कि उनकी शुरू हो जाती है। और ये जो तनाव इनके बीच में अब होगा, एक तो भारत में भी होगा, और ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप है यहाँ पे भी होगा। यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जहां जहां पे ये रहेंगे वहां वहां पे इनकी तनाव होगा। और आप देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो तनाव है वह 1623 ईस्वी में अपने चरम पे पहुंच जाता है। कब? 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में आखिर ऐसा क्या होता है कि अंग्रेज और डच जो है उनके बीच का जो तनाव है अपने चरम पे पहुंच जाता है। तो उस समय क्या हुआ था, 1623 ईस्वी में आम्बोयाना हत्याकांड हुआ था। आम्बोयाना हत्याकांड हुआ था। इसमें कई अंग्रेज जो है कि मारे गए थे। और फिर इसके बाद जो है कि डचों ने क्या किया कि एक इतना ज़्यादा इस पे प्रेशर डाला अंग्रेजों पे कि यहाँ से अंग्रेजों को जो है कि छोड़ के जाना पड़ा। और एक कारण और था अंग्रेजों को जो है कि यहाँ से जाने का, क्योंकि अंग्रेजों की डिमांड केवल मसाले नहीं थी, मसालों के अतिरिक्त और भी चीज़ें थी जो भारत से उनकी आपूर्ति हो सकती थी। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप थे वहां से केवल मसाले जो है उनको प्राप्त होते थे, लेकिन अंग्रेजों की मांग और भी चीज़ों की होने लगी, जैसे सूती कपड़े हो गए, जैसे हीरे मोती हो गए, जैसे जो है आपके मसाले हो गए, और साथ ही साथ जो है आपके नील वगैरह हो गए। इन चीज़ों की भी डिमांड इंग्लैंड में होने लगी। अतः अंग्रेजों ने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया में जो 1623 के बाद जो है कि अपना ध्यान वहां से हटा लिया, और पूरा ध्यान अंग्रेजों ने भारत पे केंद्रित किया 1623 के बाद में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि 1623 के बाद में अंग्रेजों ने अपना सारा ध्यान कहाँ पे केंद्रित किया है, भारत में केंद्रित किया है। यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप है वहां से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया है। और वहीं पे अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में जो है कि जो डच हैं, अब यहाँ पे जो है कि अंग्रेज जो है उनको चुनौती पैदा करेंगे। सबसे पहले तो आप देखते हैं पुर्तगालियों को जो है बाहर किया गया है, और फिर उसके बाद फ्रांस आता है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष होता है, और फिर डचों से भी संघर्ष होता है। और डचों से क्या किया जाता है, 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध होता है। बेदारा का युद्ध इसके पहले आप जो है जानते हैं कि कर्नाटक युद्ध हो चुके हैं। कर्नाटक युद्ध में आप देख रहे हैं भारत के राजा भी लगे हुए हैं, फ्रांसीसी और जो है अंग्रेज आपस में भिड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि जो कर्नाटक का युद्ध है उसी क्रम में 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध होता है। और इस बेदारा के युद्ध में डचों को भारत में बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों द्वारा हरा दिया जाता है। यानी अंग्रेज जो है बेदारा के युद्ध में फाइनल रूप से, निर्णायक रूप से परास्त कर देते हैं। किसको? डचों को। कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। अब जब ये अंग्रेज जो है कि इनको जो है डचों को यहाँ पे भारत में परास्त करेंगे बेदारा के युद्ध में, और जो है कि क्या होगा, यहाँ से जो है कि उन्होंने जो है
डचों ने परास्त कर दिया है। तो अब डच जो है अपना सारा ध्यान जो है दक्षिण पूर्व एशिया पे लगाएंगे और अंग्रेज अपना सारा ध्यान कहाँ पे लगाएंगे, भारत पे लगाएंगे। और इसी क्रम में 1805 के आसपास जो डच है उन्होंने सुकरोता द्वीप के बदले, किस द्वीप के बदले, सुकरोता द्वीप के बदले जितनी भी भारत में कोठियां थी, चाहे वो मछलीपट्टनम की कोठी हो, चाहे पित्तोपोली की हो, चाहे पुलिकट की हो, चाहे सूरत की हो, भड़ोच की हो, अहमदाबाद की हो, आगरा की हो, कोचीन की हो, पिपली की हो, बालासोर की हो, बिमलीपट्टनम की हो, पटना की हो, कासिम बाजार की, कहीं की भी कोठियां, सारी कोठियां उन्होंने क्या किया, 1805 ईस्वी में सुकरोता द्वीप के बदले अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है। और यहां से वो जो है कहां पे चले गए, दक्षिण पूर्व एशिया में। और वो 1952 ईस्वी तक दक्षिण पूर्व एशिया में रहे। और 1952 ईस्वी में उन्होंने आम्बोयाना यानी इंडोनेशिया को, आम्बोयाना यानी इंडोनेशिया को आजादी की मान्यता दी। यानी इंडोनेशिया यानी आम्बोयाना किसके नियंत्रण में था, तो वो डचों के नियंत्रण में था। तो ये हो गया आंग्ल डच संघर्ष। ठीक है ना, जिसमें भारत में कौन विजयी रहता है, भारत में अंग्रेज विजयी रहते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन विजयी रहता है, दक्षिण पूर्व एशिया में डच जो है विजयी रहते हैं। आप देख रहे हैं शुरू में जो है कि दोनों क्या थे, एक साथ मिलकर पुर्तगालियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पुर्तगाली भारत में और जो है दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में कमजोर होते जाते हैं, आंग्ल डच संघर्ष बढ़ता जाता है। और जो है कि इसकी चरम परिणति आप देखते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पे 1623 ईस्वी में होती है और भारत में 1759 में बेदारा के युद्ध में होती है। बेदारा के युद्ध के बाद जो है कि 1805 ईस्वी में जो संधि हुई है उसके द्वारा डच जो है सुकरोता द्वीप के बदले भारत में जितनी भी कोठियां थी वो अंग्रेजों को सौंप कर दक्षिण पूर्व एशिया पे अपना ध्यान लगाते हैं। तो ये आपने देखा कि डच जो है कि भारत में कहाँ कहाँ पे अपनी कोठियां बनाते हैं, कैसे जो है कि भारत उनका व्यापारिक जो है कि स्वरूप क्या रहा है और आंग्ल डच संघर्ष क्या रहा है, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। अब जो है कि हम डचों के व्यापारिक स्वरूप पे चर्चा करेंगे कि क्या उनका व्यापारिक स्वरूप था, किस तरह से वो व्यापार करते थे, उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। कर्टल सिस्टम पे चर्चा करेंगे। 10-15 मिनट की क्लास और रहेगी और जो है हमारा डच खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अंग्रेजों को जो है कि भारत में ले आएंगे। फिर उसके बाद फ्रांसीसी जो है भारत में आ जाएंगे। फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चलेगा। फिर कर्नाटक का युद्ध होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्लासी के युद्ध में जो है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति को हरा दिया जाएगा। और वहां से एक क्रम में जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए आप लोग। और जो है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य बन गया है आपको जो है पूरा इतिहास पढ़ा देने का, पूरा पॉलिटी पढ़ा देने का, पूरा ज्योग्राफी पढ़ा देने का। मैं क्रम वाइज तरीके से जो है चलूंगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है कि आधुनिक भारत लिया है, क्योंकि आधुनिक भारत में चीज़ें काफ़ी उलझी हुई हैं शुरू में। तो इसको एक जगह एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता दूंगा। आपका जो है आधुनिक भारत से आने वाले चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वनडे का आपको जो है कि कोई पेपर दे रहे हो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करिए इसको, ताकि जो है कि मेरा मनोबल बढ़े और जो है मैं और सारी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।